हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। बच्चों, इस चैप्टर के एमसीक्यू बहुत इजी है और बोर्ड में इस चैप्टर में से 3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आप ये चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू रेडी करता हूँ। और बच्चों, अभी तक हमने 7 चैप्टर के एमसीक्यू के वीडियो बनाए हैं, तो ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर 8 के एमसीक्यू। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ from 3 mm to 100 cm are used for purpose of satellite communication. The range of frequencies corresponding to this range of wavelength is dash. So बच्चों, यहाँ पे वेवलेंथ की रेंज हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है 3 × 10⁸। सो यहाँ पे वेवलेंथ की रेंज है λ1 = 3 mm। 3 mm को हम कन्वर्ट करते हैं 3 × 10⁻³ मीटर, और λ2 है 100 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं 1 मीटर। यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे, V यूज C = λf। सो यहाँ पे हम F को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा F = C/λ। यहाँ पे λ1 है तो हमें मिलेगा F1। C की वैल्यू है 3 × 10⁸, और λ1 की वैल्यू है 3 × 10⁻³ यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा 10⁻11 हर्ट्स। यहाँ पे हम हर्ट्स को मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, सो हमें मिलेगा 10⁵ मेगा हर्ट्स। अब इस वेवलेंथ के लिए हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, सो F2 = C/λ2। C की वैल्यू है 3 × 10⁸, और λ2 है 1, सो हमें मिलेगा 3 × 10⁸ हर्ट्स। इसको भी हम मेगा हर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 300 मेगा हर्ट्स। सो F2 = 300 मेगा हर्ट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If Vg, Vx and Vm are the velocities of gamma rays, X-ray and microwave respectively in space, then dash. So बच्चों, यहाँ पे गामा रेस, एक्स रेस एंड माइक्रोवेव्स की वेलोसिटी गिवन है। सो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमें स्पेस में गिवन है। सो हमें बताना है कि इस वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या होगा। सो बच्चों, हमें पता है कि जो गामा रेस, एक्सरे एंड जो माइक्रोवेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वैक्यूम में या फिर स्पेस में, वो सेम होती है, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सो यहाँ पे Vg = Vx = Vm = 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड इन स्पेस। तो स्पेस में ये वेलोसिटी सेम होती है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E in an electromagnetic wave is equals to 18 volt/meter. Thus the maximum value of B is dash. सो बच्चों, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू गिवन है, उसको हम बोलते हैं E0। E0 = 18 volt/meter, और हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यानी B0 फाइंड करना है। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे C = E0/B0। यहाँ पे हम B0 को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमें मिलेगा B0 = E0/C। E0 की वैल्यू है 18 और C की वैल्यू है 3 × 10⁸। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6 × 10⁻8 टेस्ला। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। An electromagnetic wave passing through the space is given by wave equation E = E0 sin ωt minus kx and B = B0 sin ωt minus kx. Which of the following is true?
सो बच्चों यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो वो कंडीशन फाइंड करने के लिए हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन यूज करेंगे E0 एंड B0 के टर्म में। सो होगा C इक्वल्स टू E0 अपॉन B0। सो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी बार स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन यूज करेंगे ओमेगा एंड के टर्म में, जो होता है C इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलेगा E0 अपॉन B0 इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा E0 के इक्वल्स टू B0 ओमेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। A plane electromagnetic wave is traveling along the x direction. The electric field vector at any arbitrary point at a time is vector E equals to 6.3 j cap volt per meter. The magnetic field at that point at that time is dash. सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो है वेक्टर ई इक्वल्स टू 6.3 जे कैप वोल्ट पर मीटर और हमें मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है उससे हमें एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E0 इक्वल्स टू 6.3 वोल्ट पर मीटर। सो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमें B0 फाइंड करना है। ओके तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे C इक्वल्स टू E0 अपॉन B0। सो यहाँ पे हम B0 को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हमें मिलेगा B0 इक्वल्स टू E0 अपॉन C। यहाँ पे E0 की वैल्यू है 6.3 और C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। सो बच्चों यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मिल गया, लेकिन हमें फाइंड करना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो वो उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इक्वल्स टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। सो बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो होगा i कैप। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो j कैप की डायरेक्शन में है। सो हमें फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। सो बच्चों यहाँ पे हमें वेक्टर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हम J क्रॉस K कैप करेंगे तभी हमें I कैप मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव Z डायरेक्शन में होगा, यानी K कैप डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होगा वेक्टर B इक्वल्स टू B0 K कैप और B0 की वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁻⁸ K कैप टेस्ला। सो यहाँ पे ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। Two opposite charged particles oscillate about their mean equilibrium position in free space with a frequency of 10⁹ Hz. The wavelength of the corresponding electromagnetic wave produced is dash. सो बच्चों यहाँ पे दो ऑपोजिट चार्ज है जो ऑसिलेट कर रहे हैं और ये ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10⁹ हर्ट्ज। सो बच्चों हमें बताना है कि ये जो ऑसिलेशन के कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे बच्चों हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 10⁹
हर्ट्स और हमें फाइंड करना है वेवलेंथ। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे c इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एफ। सो लैम्बडा इक्वल्स टू c अपॉन एफ। सो c की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸ और फ्रीक्वेंसी है 10⁹ सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3 मीटर। सो यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रेडिएशन coming from the sun is 720 Newton per coulomb. The average radiation density is dash joule per meter cube. सो बच्चों यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की RMS वैल्यू गिवन है और हमें एवरेज रेडिएशन डेंसिटी फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमको ERMS गिवन है, ERMS इक्वल्स टू 720 न्यूटन पर कूलम और हमें फाइंड करना है एवरेज रेडिएशन डेंसिटी। सो हमें यहाँ पे UE फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे एवरेज रेडिएशन डेंसिटी UE इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 स्क्वायर RMS। यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू ERMS की वैल्यू है 720 स्क्वायर। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.58 इंटू 10⁻⁻6 जूल पर मीटर क्यूब। सो यहां पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव coming from infinity enters a medium from the vacuum. For this wave, dash is independent of the medium, means will not change in the medium. So बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो वैक्यूम में से कोई एक मीडियम में एंटर हो रही है। यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ पे एक मीडियम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में से मीडियम में एंटर हो रही है। सो यहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में एंटर होगी तब यहाँ पे इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। सो इसके लिए हमें एक फैक्ट पता होनी चाहिए कि जो लैम्बडा है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम और जो फ्रीक्वेंसी है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब मीडियम चेंज होगा तब वेवलेंथ चेंज होगी और जब सोर्स चेंज होगा तब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। सो मीडियम चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होती है और सोर्स चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। सो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होगी और वेवलेंथ चेंज होगी तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल्स टू लैम्बडा एफ। सो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होगी तो यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी चेंज होगी। सो यहाँ पे लैम्बडा भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगी। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन है k इक्वल्स टू 2π अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे k है वेव वेक्टर। सो यहाँ पे वेवलेंथ चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज होने के कारण जो वेव वेक्टर है वो भी चेंज होगा। सो यहाँ पे मीडियम चेंज होने से 3 फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है, लैम्बडा चेंज होता है, स्पीड चेंज होती है एंड वेव वेक्टर चेंज होता है। अब क्या चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सोर्स सेम ही है। सो यहाँ पे सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, सेम है, इसलिए यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। यहाँ पे f सेम है सो ओमेगा भी सेम रहेगा। सो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो मीडियम चेंज होने से वो चेंज नहीं होगी। सो यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है एंड फ्रीक्वेंसी, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी मीडियम चेंज होने से वो चेंज नहीं होती। तो चलो ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओमेगा। सो यहाँ पे ओमेगा चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे ओमेगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, यहाँ पे वेव वेक्टर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन सी ओमेगा अपॉन के। ओमेगा अपॉन के होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। सो ये चेंज हो जाएगा। और ऑप्शन डी वेवलेंथ तो चेंज होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
For a radiation of 6 gigahertz passing through air, the wave number per 1 मीटर लेंथ इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमें एक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी गिवन है जो है f इक्वल्स टू 6 गीगाहर्ट्स, जिसको हम हर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं 6 इंटू 10⁹ हर्ट्स। और बच्चों हमें फाइंड करना है वेव नंबर। सो वेव नंबर का इक्वेशन है वेव नंबर इक्वल्स टू 1/λ। सो बच्चों यहाँ पे हम लैम्बडा को f के टर्म में लिखेंगे। सो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे c इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एफ। सो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/λ इक्वल्स टू c/f। सो यहाँ पे 1/λ की जगह हम लिखेंगे c/f। c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ और f की वैल्यू है 6 इंटू 10⁹ सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 20 वेव्स पर मीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In Hertz experiment, the dash of the electromagnetic waves is equal to the kinetic energy of the charges oscillating between the two spheres. So बच्चों यहाँ पे हमने थियरी में पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग चार्ज। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल जिस काइनेटिक एनर्जी से ऑसिलेट करेंगे उसी एनर्जी के यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे। सो चार्जेस के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The intensity of plane electromagnetic wave with B0 equals to 1 into 10⁻⁴ Tesla is dash watt per meter square। और यहाँ पे C और μ0 की वैल्यू गिवन है। सो बच्चों यहाँ पे B0 की वैल्यू हमें गिवन है B0 इक्वल्स टू 10⁻⁴ टेस्ला और हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी के दो इक्वेशन है I इक्वल्स टू C ε0 E² RMS और दूसरा इक्वेशन है C B² RMS अपॉन μ0। सो बच्चों यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे B0 गिवन है। सो इंटेंसिटी I इक्वल्स टू C B² RMS अपॉन μ0। यहाँ पे हम BRMS की जगह लिख सकते हैं B0/√2 B0/√2 यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर और 1/μ0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा C B0² अपॉन √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2μ0। सो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं C की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ B0 की वैल्यू है 10⁻⁴ का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 4 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू 10⁻⁷। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.19 इंटू 10⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following represents displacement current? सो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन हमें पता है ID इक्वल्स टू ε0 इंटू d∅e अपॉन dt। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं। सो ऑप्शन ए है एप्सिलॉन dB अपॉन dt, तो ये गलत है। ऑप्शन बी है एप्सिलॉन d∅e अपॉन dt। सो बच्चों ये सही है। यहाँ पे एप्सिलॉन है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड यहाँ पे जो ε0 है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे d∅b अपॉन dt है। सो ये गलत होगा और ये तो गलत है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू जीरो आई प्लस डैश। सो बच्चों यहाँ पे ये कौन सा टर्म होगा वो हमें बताना है। तो हमने थियरी में पढ़ा है कि ये जो टर्म है वो डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म होता है और उसकी वैल्यू जो होती है वो है एप्सिलॉन जीरो डी फाइव ई अपॉन डी टी, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज डैश। सो डिस्प्लेसमेंट करंट का जो इक्वेशन है वो होगा आई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन जीरो डी फाइव ई अपॉन डी टी। सो यहाँ पे हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट करंट का एसआई यूनिट, तो जो करंट का यूनिट होता है वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट करंट का होता है। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का यूनिट होगा एम्पियर, और यहाँ पे आप एप्सिलॉन जीरो फ्लक्स एंड टाइम के यूनिट रखेंगे फिर भी आपको एम्पियर ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। For the electromagnetic waves propagating in the x direction, oscillation of vector E takes place along the y-axis. What from the following is right? So बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो y डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा सही है। सो यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट जीरो है, z कंपोनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ऑप्शन बी में है x कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट जीरो है, y कंपोनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे x और y कंपोनेंट सेम नहीं है और z कंपोनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और x, y एंड z तीनों कंपोनेंट सेम है। सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और जेड डायरेक्शन में ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The electromagnetic waves do not transport dash। सो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करते। सो ऑप्शन ए है एनर्जी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी होती है और वो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा, डेटा को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑप्शन सी है चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास चार्ज नहीं होता है और वो चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। और ऑप्शन डी है मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास मोमेंटम होता है और वो मोमेंटम कैरी करता है, मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करता है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड बाय डैश। सो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट कब होते हैं, उसका सोर्स क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बच्चों ये सही है, जब चार्ज ऑसिलेट करता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक पोल्स, तो ये रॉन्ग है। पासिंग स्टेडी करंट इन रॉड, जब रॉड में से स्टेडी करंट पास होगा तब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं बनेंगे। और ऑप्शन डी में है स्टेडी इलेक्ट्रिक, और ऑप्शन डी में है स्टेडी इलेक्ट्रिक पोल्स। सो ऑप्शन डी भी गलत है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमें पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगे। तो हमने थियरी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में प्रोपोगेट
करेंगे। सो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, ई क्रॉस बी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम इज डैश। सो बच्चों, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मीडियम में वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम v इक्वल्स टू 1/√ म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पे म्यू है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन की वैल्यू मिलेगी एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। और यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू को फाइंड करते हैं, म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू 0। सो यहाँ पे हमको म्यू की वैल्यू मिलेगी म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू म्यू आर। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन में। सो हमें मिलेगा 1/√ म्यू की वैल्यू है म्यू 0 इंटू म्यू आर एंड एप्सिलॉन की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे हम म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 को एक साथ ले लेते हैं। सो हमें मिलेगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डैश। सो बच्चों, हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। यहाँ पर c है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम और v है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम। सो इसका इक्वेशन हमें पता है, तो यहाँ पे हम ये दोनों का इक्वेशन लिखेंगे। तो c का इक्वेशन है 1/√ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मीडियम, इसका इक्वेशन होगा 1/√ म्यू एप्सिलॉन। सो यहाँ पे हम इस टर्म को ऊपर ले लेते हैं। सो हमें मिलेगा √ म्यू एप्सिलॉन डिवाइड बाय √ म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे हम म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो म्यू आर इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। सो यहाँ से हमको एप्सिलॉन की वैल्यू मिलेगी एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 इंटू के और म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू 0। सो यहाँ से हमको म्यू की वैल्यू मिलेगी म्यू इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू म्यू आर। सो ये एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमें मिलेगा म्यू की जगह हम लिखेंगे म्यू 0 इंटू म्यू आर और एप्सिलॉन की जगह लिखेंगे हम एप्सिलॉन 0 इंटू के। और यहाँ पे नीचे है हमारे पास म्यू 0 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे म्यू 0 और एप्सिलॉन 0 कैंसल हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा √ म्यू आर के। सो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला n इक्वल्स टू √ म्यू आर के। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गिव द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। सो बच्चों, हमें परमिएबिलिटी का यूनिट फाइंड करना है। सो फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे b इक्वल्स टू म्यू 0 इंटू एच। सो यहाँ पे म्यू 0 इक्वल्स टू होगा b अपॉन एच। यहाँ पे b है मैग्नेटिक फील्ड और h है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो यहाँ पे हम b
एंड एच के यूनिट फाइंड करेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो हमें म्यू जीरो के यूनिट मिलेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू आई एल बी। सो यहाँ पे हम B को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा B इक्वल्स टू F अपॉन आई एल। तो यहाँ पे फोर्स के यूनिट हो गए न्यूटन, करंट के हो गए एम्पियर और यहाँ पे लेंथ के हो गए मीटर। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मिला न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। अब हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी के यूनिट फाइंड करेंगे और जिसका फॉर्मूला है H इक्वल्स टू एन आई। यहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होगा n अपॉन एल इंटू आई। और यहाँ पे करंट का यूनिट है एम्पियर और लेंथ का यूनिट है मीटर। सो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन दोनों यूनिट को यहाँ पे हम रखेंगे तो हमें परमिएबिलिटी का यूनिट मिलेगा। सो यहाँ पे हम रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर डिवाइड बाय, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का यूनिट है एम्पियर अपॉन मीटर। सो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। सो परमिएबिलिटी का यूनिट मिला न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड एनर्जी डेंसिटी is I and rho respectively. What would be the velocity of the waves? So बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी एंड एनर्जी डेंसिटी गिवन है I and rho, तो हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो बच्चों हमने थियरी में पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड। सो यहाँ पे I इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी है रो इनटू स्पीड है c। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है वो है c 3 × 10⁸। सो यहाँ पे हम c को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो हमें मिलेगा c इक्वल्स टू I अपॉन रो। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एनर्जी ऑफ सम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज u एंड मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट इज p देन डैश। सो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी गिवन है u एंड उसका मोमेंटम है p, तो हमें फाइंड करना है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो हमने थियरी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम का फॉर्मूला है मोमेंटम इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन स्पीड। सो यहाँ पे एनर्जी गिवन है u एंड c होता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम जो होगा c। सो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें मिला p इक्वल्स टू u अपॉन c। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following waves have the maximum wavelength? सो बच्चों यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स एंड एक्सरेस। सो इनमें से किस वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम होगी? सो बच्चों इसके लिए आपको ये याद करना होगा। तो यहाँ पे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम है, उससे कम होगी माइक्रोवेव की वेवलेंथ, उससे कम होगी इंफ्रारेड की वेवलेंथ, उससे कम होगी विजिबल लाइट की वेवलेंथ, उससे कम होगी अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ, उससे कम होगी एक्सरे की वेवलेंथ और सबसे कम होगी गामा रेस की वेवलेंथ। सो यहाँ पे हमको पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ, सो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें पूछा होता मिनिमम वेवलेंथ तो आंसर आता गामा रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सो बच्चों यहाँ पे इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है? सो ऑप्शन में है एक्सरे, गामा रेस, बीटा रेस एंड हीट रेस। सो बच्चों यहाँ पे एक्सरे, गामा रेस एंड हीट रेस ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन जो बीटा रेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। जो बीटा रेस है
उसमें क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को हम बीटा रेस बोलते हैं। तो बीटा रेस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो पार्टिकल्स है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर विजिबल लाइट इज डैश। सो बच्चों ये तो हमने थियरी में पढ़ा है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है कि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ की रेंज है 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर हमें एंगस्ट्रॉम में पूछा होता तो ये आता 7000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Frequency of some electromagnetic waves are given below. Arrange them in increasing order. So बच्चों यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिवन है, एक्सरे, गामा रे एंड माइक्रोवेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी है F1, F2 एंड F3। सो इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के लिए बच्चों पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा, तो ये आप याद कर लोगे तो आपको एमसीक्यू में दिक्कत नहीं होगी, एमसीक्यू आपसे फटाफट हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो गामा रेस है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उससे कम है एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगी अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगी इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी, उससे कम होगी माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी और सबसे कम होगी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है F1, गामा रेस की फ्रीक्वेंसी है F2 एंड माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी है F3। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा F2 इज ग्रेटर देन F1 इज ग्रेटर देन F3। और यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी आएगी जो है F3, उससे थोड़ी ज़्यादा है F1 और सबसे ज़्यादा है F2। तो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेलरेटेड चार्जेस इन वायर प्रोड्यूस डैश। सो बच्चों हमने थियरी में पढ़ा है कि जब वायर में चार्जेस एक्सेलरेट होंगे तब रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होंगे। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा रेडियो वेव्स। फॉर कम्युनिकेशन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज बाय सेल्यूलर फोन्स। सो बच्चों यहाँ पे हमें पूछा है कि सेल्यूलर फोन में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन के लिए बच्चों रेडियो वेव्स यूज होते हैं। हमने थियरी में पढ़ा है कि जो रेडियो वेव्स होते हैं उसके कारण कम्युनिकेशन होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव यूज बाय माइक्रोवेव ओवन टू कुक फूड। सो बच्चों माइक्रोवेव ओवन में फूड को कुक करने के लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी के वेव्स यूज होते हैं। सो बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो है 0.951 गीगाहर्ट्ज। तो ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।